हमारा टॉपिक था कल का वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट्स। उस पर ही हम आज थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आगे पॉइंट्स को। तो हमने कल डिस्कस किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, उसमें क्या रिलेशन था। एक था फॉर कैलकुलेशन, क्या होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथवेज। तो क्या होता है इस केस में, वी डू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। इट इज गिवन बाय रिलेशन 1 by lambda r z square into 1 by n f square minus 1 by n I square. This formula is used here. क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर? ये हमारा टॉपिक था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, उसी में कंटिन्यूएशन चलेगा। तो टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, इसको यूज करते हैं। यहाँ पे ये होता है वेव नंबर, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। ये होता है आपका लैम्डा इज वेव लेंथ, आर को बोलते हैं रेडॉक्स कांस्टेंट। रेडॉक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना होता है? व्हाट द वैल्यू ऑफ रेडॉक्स कांस्टेंट? कौन बताएगा? बताओ आइनिश, व्हाट द वैल्यू ऑफ आर? 19 नहीं 10, याद रखो उसको, याद रखो 109678 पर सेंटीमीटर और इंटू कर दो 100 तो होता है पर मीटर। 109678 इंटू 100 पर मीटर। अगर आपका लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, उसमें इतना वेव होता है। इफ लेंथ इज 1 मीटर तो कितना वेव आएगा उसके अंदर? तो इंटू होता है 100। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स। बेसिकली उसी का यूनिट है पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट कंसर्न। और क्या होता है आपका nf? क्या होता है? फाइनल ऑर्बिट to which electron returns और ni क्या होता है? initial orbit from which electron returns। यहाँ पर होता क्या रिलेशन के अंदर? ni is more than nf, nf लेस होता है ni से। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई टू लोअर लेवल, इट emit out energy in the form of radiations. For those radiations, what can be the wave number or wavelength? We can relate with this expression. ठीक है। फिर मैंने आपसे कल एक टॉपिक, एक पॉइंट और भी कहा था। एक होता है इसमें लोवेस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन। ये टर्म यूज हुई थी कुछ क्लास में। तो क्या होता है कि फॉर हाईएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन, और अगर टेक फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए सीरीज और सीरीज लिमिट, क्या होता है इसमें? ni का वैल्यू इन सच केस ni विल बी इंफिनिटी। ni वेरिएबल होता है एक्चुअली। और क्या होता है? ये था हाईएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन के लिए। और क्या था? फॉर शॉर्टेस्ट, फॉर लोवेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और सीरीज अल्फा लाइन बोलते हैं इसको, और भी है अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन। इसमें क्या होता है? ni का वैल्यू nf प्लस 1 होता है। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है? फॉर सेकेंड लाइन और बीटा लाइन ऑफ ए सीरीज ni कितना होता है? nf प्लस 2 होता है। ये कुछ कल के पॉइंट का रिवीजन मैंने बता दिया आपको है। यहाँ पे कुछ सीरीज होती हैं, कुछ यहाँ सीरीज होती हैं, इनका नाम होता है, क्या होता है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। कैन यू रिकॉल? ओके, ऑल ऑफ यू कैन टेल वन बाय वन। पहले बताएंगे
कौन पूछूंगा आपसे? ओके, अंकित बताएंगे। अंकित, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनएफ फॉर लाइमन सीरीज? अंकित केडी। ओके, नो आंसर। बालकृष्ण जी बताइए। बालकृष्ण, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनएफ फॉर लाइमन सीरीज? अरे मेरी बात पहुंच रही नहीं पहुंची आप लोग के पास तक है? धीरे से आ रही है, चलो फैन में पूछता हूँ और धीरे से नहीं आएगा अभी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनएफ फॉर लाइमन सीरीज? कितना होता है? नहीं नहीं, एक होता है ना, एन आई नहीं पूछ रहा हूँ, एन एफ पूछ रहा हूँ। एन एफ तो एक ही होता है ना किसी सीरीज का वैल्यू। एन एफ वन होता है, यस। नेक्स्ट बताएंगे केटव जी, बताइए। केतव या केटव, केट जो भी है। व्हाट इज योर नेम? केटव या केतव? ओके, केतव। केतव ना? ओके, आप हाँ आप बताइए फॉर पास्टन सीरीज कितना होता है एन आई के वैल्यू, एन एफ का वैल्यू? फॉर पास्टन सीरीज व्हाट इज एन एफ वैल्यू? हाँ, 4 5 6 अरे भाई वो तो एन आई बता रहे हो, एन एफ पूछ रहा हूँ मैं यार। एन एफ तो एन एफ एक ही होता है, एन एफ इज ओनली सिंगल वैल्यू, एन आई इज मोर देन वन। एन आई आपका होता है 3 होगा। तो आपको याद रखो ना, लेमन सीरीज में एन एफ 1 होता है, बामर सीरीज में एन एफ 2 होता है, पास्टन में एन एफ 3 होता है, ब्रैकेट में एन एफ 4 होता है, पी फंड में एन एफ 5 होता है। और क्या होता है साथ में? एन आई का वैल्यू कितना होगा? एक होता है हम्फ्री सीरीज, उसमें एन एफ 6 होता है। एन आई क्या होगा? एन एफ प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी, दे कैन हैव एनी वैल्यू। एन एफ प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कशन अभी। देखो ये आपको सीरीज कल बताई थी मैंने, उसको याद रखिए सीरीज को है। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, उनमें क्या होता है? एनएफ का वैल्यू फिक्स है 1 2 3 4 5 सीरीज में उनको लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड पढ़ लो, 5 बार आपको याद हो जाएगा, रट्टे मार लो तरह से उसको है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर मैं से क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप पे, फाइंड द wavelength for beta line of helium plus ion, beta line of Balmer series of He plus ion. What should be the answer? Find the wavelength for question. Find the wavelength for beta line of Balmer series in of He plus ion. बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, 1 minute sir. हाँ, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। Sir, approximately 4 by 33. कितना होगा? Sir, approximately 4 by 33 centimeter. 4/33 ना ना, 4/3 कैसे गया? ज़्यादा मतलब डिफरेंट होगा आंसर। तो इसमें करना क्या है आपको? ये आपका फॉर्मूला है। आपको सीरीज का नाम तो याद ही है ना। इसमें हमें क्या दिया है? पहले बामर सीरीज, तो एन एफ कितना होगा? 2,
ये आप याद रखो, लाइमन, हमारा सीरीज था लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज, ये 5 ही में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। हम्फ्रीज एक और होता है, इसमें क्या होता है, एनएफ का वैल्यू 1 होता है, 2 3 4 5। अगला होता है एन आई का वैल्यू क्या होगा, 1 मोर देन एनएफ अप टू इन्फिनिटी, 2 3 4, एनी वैल्यू कैन बी अप टू इन्फिनिटी, नॉर्मली ज्यादा होता नहीं है, 5 6 तक जाता है। यहाँ पे 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, एक बढ़ा दोगे 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ये सब हमारे वैल्यू हो गए एन आई के सीरीज के लिए। इसमें एक और ध्यान आप रखेंगे पॉइंट तक इसका कि व्हाट द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दे बिलोंग टू। ये आपका आता है पहला अल्ट्रावायलेट रीजन में, सेकंड होता है विजिबल रीजन में, और थर्ड आपका होता है, सभी आपके आगे होते हैं आईआर रीजन में। आपको इतना तो याद होना चाहिए, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये भी आपको याद होना चाहिए लाइमन बामर के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, बामर सीरीज दिया है, NF2 हो गया, फिर क्या लिखा है बीटा लाइन, तो NI कितना होगा, NF+2 होता है किसके लिए, बीटा लाइन के लिए, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ये होता है बीटा लाइन के लिए, तो 2 + 2 4 हो गया। NI का वैल्यू Z कितना होगा, हीलियम आयन दिया है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा फॉर हीलियम आयन। इतना आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अगर इतना आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए, ये NF का वैल्यू NI का मिल गया, Z मिल गया, तो व्हाट इज वेव नंबर, हमें निकालना है वेव लेंथ, सो नो नीड ऑफ वेव नंबर का एक्सप्रेशन। 1/λ is R, 109678, it is per centimeter, let it be 2 square 1/2 square minus 1/3 square 4 square, तो ये कितना हो जाएगा 109678 into 4 into कितना हो जाएगा 1/4 minus 1/16 3/16, 3/16। ठीक। तो ये आपको मिल गया आपके पास वैल्यू ऑफ, ये हुआ 1/λ, ये हुआ परसेंट, ये हुआ लेंथ हुआ इसका पर सेंटीमीटर में। व्हाट इज लैम्डा फ्रॉम हियर, 16/3, तो कैंसिल कर दो, 4 कर दो उसको डायरेक्टली, तो 4/3 कर लो, 4/3 into 109678, ये आपको जाएगा सेंटीमीटर में लेंथ, इतना आएगा 4/3 into 109678 सेंटीमीटर। सर, हाँ बोलो सर डाउट है। हाँ पूछो ना। NI = NF+2 क्योंकि देखो ये मैंने आपको पढ़ा था कल भी, फिर से बोल रहा हूँ, ये सीरीज का नाम होता है अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि किसी सीरीज का क्या होता है, NF का वैल्यू फिक्स होता है ना, NI केवल वेरी करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये हमारा NF का वैल्यू है सीरीज के लिए, NI सभी पर NI होते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन, इसको बोलेंगे सेकंड लाइन और बीटा लाइन। फिर अगर हमारा ये होता है थर्ड लाइन और गामा लाइन बोलेंगे इसको। यस सर, ये होगा आपको इन्फिनिटी के लिए, तो ये क्या होगा, NF+1 होता है, NF+2 होगा, ये होगा NF+3 होता है, और ये होता है इन्फिनिटी के लिए NI का वैल्यू, ये सब NI के वैल्यू होते हैं। तो ये कल पॉइंट बताया था, फिर से बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि क्लियर लिखता नहीं है, वो लिखेगा अल्फा लाइन, सीरीज लिमिट लाइन, थर्ड लाइन, तो उसका मीनिंग होता है आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि हमें क्या पूछ रहा है, NI का वैल्यू, NF का वैल्यू फिक्स है, गॉट इट ना। तो किसी और बच्चे का डाउट होगा, इट शुड बी क्लियर। Actually, I took R as 1.09. That's why I got 4.9. हाँ, I got it. ये आपने R का वैल्यू ठीक नहीं लिया था, इसलिए आएगा आपका आंसर। देखो अगर करना भी है, आप कोई काम कर सकते हो, I can help you slightly. You can take the value of R nearly 10⁵. Actually होता तो है 1.1, but you can take nearly, you can take 1.1 into 10⁵. इसको लिख सकते हो आप। ये होगा पर सेंटीमीटर में, और 1.1 into 10⁷
पर मीटर में, ये आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली फॉर डूइंग क्वेश्चंस। आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन करने के लिए हो 1.1109 होता है ना 1.09, तो वी आर राइटिंग दैट एज नियरली 1.1 10 टू पावर 5 पर सेंटीमीटर और 1.1 into 10 to power 7 per meter. You can take these two values. Got it? Yes. अगला क्वेश्चन, इसको बिठा दूं? अगला क्वेश्चन दिया है, if wavelength of series limit of hydrogen atom in Lyman series is x, then find the wavelength of alpha line of Balmer series for helium plus ion, मतलब in terms of x, मतलब 2x 3x 4x जो भी लगता है आपको निकालना है। मैंने आपको टर्म ऑलमोस्ट फिर से बोल दी थी, आज भी फिर से, यू कैन डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दे विल नॉट आस्क कैलकुलेशन करो कि इतना वैल्यू आता है, दैट इज रेयर टाइप क्वेश्चंस, बट दे आस्क द क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी कि एक का दे देंगे x से फाइंड अगले का वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ x। So what is it wavelength of series limit? If the wavelength of series limit of hydrogen atom in Lyman series is x, then find the wavelength of alpha line of Balmer series for helium plus ion in terms of x. What the answer? Sir, I asked, isn't the wavelength of series limit infinite? सीरीज लिमिट का n i पूछ रहे हो मुझसे, तो क्वेश्चन का हिंट पूछ रहे हो मुझसे। यस नहीं सर, wavelength. लैम्डा दिया है यार x, नॉट इंफिनिटी। आप क्वेश्चन तो पढ़ो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन पढ़ के क्या मीनिंग क्वेश्चन का है। Shall I help this question to solve you? Sir, I know that Ni and Nf, but I don't know how to calculate with that. अरे यार कैलकुलेट नहीं करना आपको, रिलेशन लिखना है खाली है। देखो क्या होता है आपका, चलिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ लोग को है। ये किसी सीरीज में हमारा, इस केस में क्या दिया है आपको देख लीजिए, यहाँ पे हमारा दिया है लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, सीरीज लिमिट, इतना सिंपल पॉइंट है, सीरीज लिमिट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, एन आई होगा आपका इन्फिनिटी। अगर हम बामर सीरीज में क्या करते हैं, ये हमारा बामर सीरीज लाइन्स होगा, तो ये आपका हो जाएगा n2 होता है बामर सीरीज के लिए, 3 4 5, ये सब लाइन्स कैसे होंगे बामर सीरीज में, ये होगा अल्फा लाइन, ये होगा बीटा लाइन, ये गामा लाइन, और थर्ड लाइन होता है इसको, ये होगा सीरीज लिमिट लाइन।
सीरीज लिमिट किसी का भी हो, ये सब क्या है, दे आर ऑल लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज लाइंस। तो अगर हमको निकालना है वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, दैट इज एन आई दिया है इनफिनिटी, एन आई इसमें होता है इनफिनिटी। लेट्स से फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम क्या होगा इसमें, z हमारा 1 है, एन एफ कितना होगा 1, लाइमन सीरीज लिखा हुआ है, फॉर लाइमन सीरीज ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीरीज आपका लिखा है लाइमन सीरीज का एन एफ 1 होता है, एन आई क्या होगा इन्फिनिटी, ये लिखा है बट सीरीज लिमिट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है वेवलेंथ के लिए, 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन एफ स्क्वायर minus 1 by n I square, apply this formula, no need of putting the value of r, just put r, हमें तो x का टर्म्स में निकालना आंसर है, z 1 होता है, n f कितना है 1 स्क्वायर इंफिनिटी स्क्वायर, तो 1 by इंफिनिटी कितना होता है 0, 1 by इंफिनिटी इज 0, तो ये तो आपका 0 हो गया तो 1 ही रहेगा खाली, तो ये होगा r, तो 1 by लैम्डा का हुआ r, फ्रॉम हियर लैम्डा कितना आपका हो जाएगा 1 by r, और ये दिया है x, हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा लैम्डा का इन टर्म्स ऑफ x, तो वो कितना हुआ लैम्डा हुआ 1 by r और उसको हमने x बोला। अब आते हैं फॉर हीलियम प्लस आयन, यहां पे z कितना होगा 2, n f कितना होगा 2, क्यों लिखा है बार्मर सीरीज लिखा है क्वेश्चन में, और बार्मर सीरीज nf2 होता है, और ni क्या होगा इसमें 3, क्यों 3 क्यों लिखा है, बिकॉज यहां पे दिया है अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन एक ही बार होता है, अल्फा लाइन और फर्स्ट लाइन इज सेम थिंग, तो ये वो हमारा ni का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है 1 बाई लैम्डा, एक्सप्रेशन हो गई r z कितना है पर 2 स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 2 है z, इसका z होता है r z, और यहाँ पे क्या होगा 2 स्क्वायर 1 by 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4r इंटू कितना होगा 1 by 4 minus 1 by 9, 5 by 36, so that become 5r upon 9, from here lambda will be how much 9 upon 5r, 1 by r था x, तो I can write 9 by 5 into 1 by r, और that is 9 by 5 x, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। दिख रहा है 1 by infinity square क्यों नहीं सर instead of 1 by 2 square? अरे यार क्या लिखा है, सीरीज लिमिट लिखा है नहीं लिखा है, लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट का क्वेश्चन है ना, इसमें दो बिट हैं, दो लाइंस दिया है, एक दिया है हमारा सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज के लिए, समझ में नहीं आया आइनिश, आर यू क्लियर नॉट, हाँ यहाँ पे पहला दिया है सीरीज लिमिट, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हुआ, देखो दो पार्ट में क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आई यूज द ब्लैक एंड व्हाइट पेन फॉर दैट रीजन, यहाँ तक हमारा एक पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ से मैं निकाला एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ y 1 by r is equal to x, और ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पे कितना आएगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा 9 by 5 r 1 by r हमारा x था, आर यू क्लियर और नॉट क्लियर येट, एनीबॉडी हैव डाउट यू कैन आस्क, किसी बच्चे को डाउट है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। आर यू क्लियर, कोई डाउट इस बच्चे को? No sir.
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा पॉइंट टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन मतलब जेईई का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, थोड़ा सा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, 1 टाइम 2 टाइम क्वेश्चन पढ़ लोगे, मतलब आधा क्वेश्चन क्लियर है उसके बाद है। इफ द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली, दैट मीन इट इज हाफ डन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम are excited to sixth orbit. Electron in the hydrogen atom are excited to sixth orbit. And they show transition to first orbit following all possible paths। निकालना क्या हमको क्वेश्चन में, फाइंड, पहला बिट दिया है नंबर ऑफ लाइंस इन Lyman series, second bit, number of lines in Balmer series, number of lines in Paschen series, number of lines in bracket series, number of lines in fund series, total number of lines, which transition has longest wavelength, which transition have shortest wavelength। ये हमारा क्वेश्चन है। Will you try this question? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बस ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू द सिक्स्थ ऑर्बिट एंड दे शो ट्रांजिशन मींस चेंज टू फर्स्ट ऑर्बिट फॉलोइंग ऑल पॉसिबल पाथ्स। फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इन Lyman series, Balmer, Paschen, bracket, fund series, total lines, which transition have longest wavelength, which have shortest wavelength। ओके, बाकी
यस आगे निकाल के बना सकते ये रखा हो गया। चलिए इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपने हमसे निकाल दिया ऑलमोस्ट, सब बच्चों ने निकाल दिया होगा होपफुली। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सिक्स ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जाएगा सिक्स से जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। You can follow all possible paths 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, लाइन्स विल बी हाउ मेनी लाइन्स वी विल गेट इन द Lyman series। इलेक्ट्रॉन कम टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट दैट ऑल लाइन्स ऑफ Lyman series कितना दिख रहा है, 5 लाइन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, फर्स्ट का आंसर आपका 5 लाइन्स। इलेक्ट्रॉन कम टू फर्स्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी higher orbit 6 to 1 5 to 1 4 to 1 3 to 1 2 to 1, they are all lines of Lyman series। फिर आते हैं अगले में, how many lines of Balmer क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम टू सेकंड ऑर्बिट। तो ये आपके लाइंस होंगे Balmer सीरीज की 1 2 3 4, we get 4 lines of Balmer series। सिमिलरली यहाँ पे 3 लाइंस होगा, यहाँ पे आपको जाएगा 4 लाइंस, सॉरी 2 लाइंस, और यहाँ पे होगा 1 लाइन। Are you clear? How many lines will be in Parston series? Electron coming to third orbit. 1 2 लाइन्स हुआ ना थर्ड में, तो 1 मिनट, ये थर्ड है, एक्चुअली फोर्थ पहुंच गया मैं तो। You have 3 lines, then 4 lines, then 2 lines. I hope it is clear to all of you. 1 2 3 4 5 bits. Electron come to first orbit. तो 6 to 1 5 to 1 4 to 1 3 to 1 2 to 1, all lines will be total 5। इलेक्ट्रॉन कमिंग टू सेकंड ऑर्बिट कहाँ से आएगा, 6 to 2 then 5 to 2 4 to 2 3 to 2, 4 lines, and then you can do accordingly। I hope it is clear to all of you। किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए, नो डाउट। देन बिट नंबर आते हैं 6 पे। 6 पे क्या दिया है, टोटल लाइंस कितना होगा, सारा ऐड कर लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 होता है, तो ये आपका होगा 6 हो गया। आते हैं अगला 7th में, विच ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें तो इसमें जो डिफरेंट लाइंस होंगी, इसमें से फॉर विच लाइन वी हैव एनर्जी गैप। देखो पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डेल्टा ई कितना होता है, शुड बी शॉर्टेस्ट, क्योंकि डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ। डेल्टा ई कितना है, hc/λ। तो अगर डेल्टा ई सबसे कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा इस केस में। डेल्टा ई कम इज वेवलेंथ इज हाईएस्ट, तब डेल्टा ई कम होगा। तो इसमें कौन सा लाइन दिखता है जिसमें सबसे कम एनर्जी गैप होगा, 6 to 5 वाला। व्हेन देखो ये सबसे कम एनर्जी गैप होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजिशन फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू 5 ऑर्बिट, ये होगा इसका आंसर। एंड बिट नंबर 8 में क्या होगा, 6 to 1। इन सभी एनर्जी में से ये गैप हाईएस्ट होगा, ये तो सबसे, ये तो गैप बढ़ते रहेगा ना, और टोटल गैप विल बी हाईएस्ट। तो इसका लिखा है लैम्डा, क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट, मतलब डेल्टा ई हाईएस्ट।
तो कौन सा एनर्जी गैप हाईएस्ट होगा सब में से? द हाईएस्ट एनर्जी गैप among all the lines is here 6 to 1. When electron come from 6 to first orbit, then they have highest energy gap. So shortest wavelength will be for the line 6 to 1. Got it? Yes. तो ये हुआ हमारा एक पूरा क्वेश्चन ही वाला. Sir, 65 का shortest energy. हाँ, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है? When we go to high energy orbits, the energy gap keep on decreasing in the consecutive orbits. तो सबसे कम कहाँ पे होगा एनर्जी गैप? Between orbit number 6 and 5. ये पॉइंट है ना को पहले भी थ्योरी पार्ट में when we were discussing बोहर मॉडल. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे एक और देखिए फॉर्मूला देता है आपको फॉर देखो यहाँ पे हमने लिखा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजिशन. When electrons or transition एक आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस given in electronic transitions. Electronic transition for them use one other name also, or also it's called number of induced radiations. Number of induced radiations कितना होगा इसमें? ये it is n into n minus 1 upon 2. We have how many number of lines? It is n into n minus 1 upon 2. यहाँ पर n क्या होता है? It is taken ni minus nf plus 1 कर दोगे. ni minus nf plus 1 करने से आपको मिलेगा n का वैल्यू. तो ऐसे हमारे लाइन्स हो सकती है. मान लो इलेक्ट्रॉन, अगर देखते हैं एग्जांपल, इफ इलेक्ट्रॉन कम, we can take diagrammatical also आंसर. मतलब इलेक्ट्रॉन आपका आएगा 2 to 1, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ लाइन्स होगा? Only one line is possible. 2 to 1 आया, एक ही लाइन पॉसिबल होगा. यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है इसका, कि 2 to 1 मींस अगर आप n इसमें n2 होगा तो 1 लाइन होगा. 3 to 1 में कितना लाइन आपको दिखेगा? When electron come from third to first orbit, तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा? इसमें n का वैल्यू हो जाएगा इसमें 3 minus 1 plus 1 3 हो गया. तो what is number of lines by formula n into n minus 1 by 2. n कितना 3 into 2 upon 2. तो कितना आएगा? 3 टाइम्स होगा इसमें. Which can be 3 टाइम्स here? 3 से इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में. तीनों का क्या होता है? दे हैव डिफरेंट एनर्जी गैप. ये गैप बड़ा होता है, ये गैप कम, और ये गैप और बड़ा होगा दोनों मिला के. तो वी कैन गेट 3 टाइम्स, 3 to 1, 2 to 1, 3 to 2. 3 लाइन का मीनिंग क्या होता है? 3 लाइन्स ऑफ 3 डिफरेंट वेवलेंथ. 3 लाइन्स का मीनिंग क्या है? 3 लाइन्स ऑफ 3 डिफरेंट वेवलेंथ. If electron come from 4 to 1, can you tell? We can get how many lines? बताइए. If electron jump from 4 to 1, we can get how many number of lines? 6. कैसे 6 आएगा इसमें? ये हमारा इसमें n का वैल्यू कितना होगा? 4 minus 1 plus 1 करने से कितना होगा? n का वैल्यू 4 हो गया. तो इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ लाइंस 4 into 3 करोगे, n minus 1 by 2 करने से कितना होगा? 6 हो जाएगा लाइंस.
6 लाइंस कौन से आपको दिखेंगे डायग्राम से? इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम 4 to 1, तो एक लाइन तो होगा डायरेक्टली 4 to 1, फिर एक लाइन होगा यहां से यहां पे आया और फिर यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है ना। एक यहां से यहां तक आने में एक लाइन मिलेगा, एक लाइन यहां मिलता है, एक लाइन यहां मिलेगा। 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 4 to 1, 3 to 2 और 3 to 1, हो गया 6 लाइंस। If electron will come from 5th to 1st orbit, can give how many lines? कितना होगा? So 10 and 15. इसमें 10 आएगा, यस वेरी गुड, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे n5 हो जाएगा, n यहाँ पे अभी तो अभी ये तो क्वेश्चन भी कितने पिछला क्वेश्चन नहीं था ना, 6 to 1 में टोटल लाइंस है 15। इफ इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम 6 to 2 ऑर्बिट, तो कितना लाइंस आपको मिलेगा इसमें, और 5 to 2nd ऑर्बिट तो कितना होगा लाइंस? कैन यू गेस? So 10 and 6. 10 and 6, यस ठीक है। इट इज जस्ट लाइक 5 to 1 टाइप का है, ये 4 to 1 टाइप का है, तो वी विल गेट 6 लाइंस एंड 10 लाइंस। आई होप ये नंबर ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम भी है, फॉर्मूला भी है। आपको बस ध्यान ही रखना होता है क्वेश्चंस में, आपको ध्यान ही रखना है क्वेश्चंस के अंदर कि लाइंस कितनी बनती है उसको देखने के लिए। आर यू क्लियर? Yes. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ना थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा, आप मन हो तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो अच्छा इसको। जो भी सॉल्व करेगा विल गेट चॉकलेट। चॉकलेट में देखो दूंगा कैसे आप लोग को। ओके, वी विल फाइंड ए वे फॉर गिविंग चॉकलेट, बट पहले क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इन ground state of hydrogen atom absorbs photons of wavelength 1028 angstrom, 1028 angstrom. Then find the wavelength of induced radiations. Find the wavelength of induced radiations. चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चॉकलेट वाला क्वेश्चन तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए हो गया इसका आंसर। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? करना कैसे है?
तो क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन आपको दिया ग्राउंड स्टेट में, इट विल एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ दिस वेवलेंथ। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गो टू हायर लेवल। तो हमें निकालना है पहले कि इलेक्ट्रॉन कैन गो टू विच हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ दिस वेवलेंथ। तो हम निकालते हैं पहले एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन से होंगे इसका एनर्जी कितना होगा, hc बाई लैम्डा। तो h कितना आपको दिया है, hc का वैल्यू होता है 19.878 इंटू 10 टू पावर माइनस 26। आपका लैम्डा दिया है वेवलेंथ 1028 एंगस्ट्रॉम, टेक इन मीटर्स। तो ये आपका हुआ एनर्जी इन जूल्स, ये आपका हुआ एनर्जी इन जूल्स, ठीक। तो ये आपका एनर्जी मिल गया, ये हुआ जूल्स में। हाउ टू कन्वर्ट दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको मतलब इसमें लिखने मैंने x जूल। तो x अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इट बिकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आएगा सॉल्व करने पे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये निकाला हमने एनर्जी ऑफ फोटोन। ऑन कैलकुलेटिंग दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इज कमिंग आउट टू बी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें देखना ये हुआ पहला पॉइंट कि जो फोटॉन्स थे उनका जो फोटॉन्स थे जिनका वेवलेंथ है 1028 एंगस्ट्रॉम, उसका कितना एनर्जी हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल्स में हुआ। जूल बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपको देगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ दे सकते थे। यहाँ पे कितना एनर्जी गैप होता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पे एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का -13.6, ऑलरेडी आपको पता है, बार बार बोल चुका हूं मैं। एनर्जी था आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन में -3.4। तो ये गैप कितना होता है, दिस एनर्जी गैप इज हाउ मच, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप कितना है, 12.09, बड़ा है इस गैप से। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन कैन गो टू फर्दर हाई लेवल। ये गैप कितना आता है, -1.51। तो ये गैप होता है एनर्जी का, अगर हम चेक करते हैं डेल्टा E कितना आता है, E3 माइनस E1 करने से E3 होता है -1.51, -13.6 माइनस में, तो ये आएगा एग्जैक्टली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी गैप उतना ही है, जो एनर्जी फोटोन को दिया है वो है 12.09 बिटवीन ऑर्बिट 1 एंड 3। हमारा दिया है एनर्जी गैप 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में, when they absorb photon of wavelength 1028 angstrom, they will excite to third orbit. कहां पे जाएंगे, they will go to the third orbit. Electron have gone to third orbit. Now from third orbit, electron will come to first orbit. Then they emit radiations. They emit 3 lines. एक ये होगा 3 to 1, एक 3 to 2 होगा और एक 2 to 1 होगा। तो now they give out 3 induced radiations. इन्हीं को बोलते हैं induced radiations। और स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। आई गिव ना फॉर्मूला समटाइम बैक कि एक्चुअली इंड्यूस क्यों बोलते हैं कि पहले हमारा इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको एनर्जी दिया गया, इट गो टू हायर ऑर्बिट्स। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन एनर्जी दे गो टू हायर लेवल्स। बट क्या होता है, हायर लेवल स्टेबिलिटी कम होता है, अगेन इलेक्ट्रॉन कम टू लोअर ऑर्बिट बाय एमिशन ऑफ एनर्जी, तो उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड रेडिएशन। जो एनर्जी एमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उनको ये बोलते हैं इंड्यूस्ड रेडिएशंस। देखो इलेक्ट्रॉन आपका था फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको एनर्जी मिला इतना, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, आर यू क्लियर और नॉट क्लियर, कि थर्ड पे जाएगा। क्योंकि एनर्जी गैप जो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है फोटोन का और जो एनर्जी गैप है 1 और थर्ड ऑर्बिट का, वो मैच कर रहे हैं, बराबर हैं। तो हाउ कैन वी डिसाइड कि इलेक्ट्रॉन गो टू विच ऑर्बिट, दैट डिपेंड कि कितना एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को। अगर एनर्जी इससे भी ज्यादा होता इट कैन गो टू फर्दर हायर लेवल, अगर कम होता तो मे बी 10.2 पे इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड ऑर्बिट के अंदर। ऊपर जाना तो अपने आप होता नहीं है,
एनर्जी लेके जाता है इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन नीचे आना इट इज ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि ऊपर एनर्जी हायर होता है। सो इलेक्ट्रॉन अगेन कम टू लोअर ऑर्बिट बाय एमिशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या देगा, वी हैव टू चेक ऑल द पॉसिबल transitions in this case. When 3 electron come to first orbit, it can go 3 lines or 3 induced radiations. कौन सा 3 to 1 एक ट्रांजिशन, 3 to 2 सेकंड ट्रांजिशन, 2 to 1 वन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे टोटल होगा 3 लाइंस। आपको निकालना है इन तीनों लाइंस का वेवलेंथ, आपको निकालना है तीनों लाइंस का वेवलेंथ। यही क्वेश्चन पूछा है, तो तीनों का कैसे निकालेंगे वेवलेंथ? एक तो है आपका 3 to 1 ट्रांजिशन। देखो एनर्जी का जो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होगा hc बाय लैम्डा। फ्रॉम हियर लैम्डा कितना निकालेंगे क्वेश्चन लैम्डा के लिए, hc अपॉन डेल्टा ई, ये तो था रिलेशन h लैम्डा के लिए। तो अगर देखते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो कितना पाएगा वेवलेंथ hc अपॉन डेल्टा ई, ये सेम होगा 1028 एंगस्ट्रॉम। सिंपल कहानी है, इलेक्ट्रॉन गए यहां से यहां तक, तो इतना फोटोन ऑब्जर्व किया, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम 3 to 1 ऑर्बिट, तो एनर्जी एमिट करेगा, कितना एनर्जी करेगा एमिट, सेम एनर्जी एमिट करेगा 12.09। उसका मीनिंग क्या होगा, दे विल एमिट फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ। एक आंसर हो गया। अगला है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 2, तो यहां पे कितना होगा hc बाय लैम्डा, hc बाय डेल्टा ई। तो hc कितना होगा, वैल्यू कितना 19.878 into 10 to power minus 26, और डेल्टा ई कितना होगा, ये गैप कितना होता है, दिस माइनस दिस गैप कितना होता है 1.89 एनर्जी, अगर आपको याद होगा तो, या निकाल लीजिए दिस माइनस दिस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है ना, 1.4, यस ठीक है। तो ये हुआ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल्स में होता है, कन्वर्ट टू जूल्स। ये आपका निकलेगा मीटर्स में, आपका जूल जूल कैंसिल होगा, तो कितना पाएगा लैम्डा यहाँ पे मीटर्स में। एक अगर लैम्डा विल कम हाउ मच फ्रॉम 2 to 1 ट्रांजिशन, तो hc बाय लैम्डा ई डेल्टा ई कितना होगा इसमें 10.2, 19.878 into 10 to power minus 26 अपॉन कितना एनर्जी गैप है बिटवीन द ऑर्बिट नंबर 2 and 1, 10.2 into 1.6 into 10 to power minus 19 मीटर्स। एनर्जी को आप जूल्स में लेंगे तो आपका लैम्डा आएगा मीटर्स में। हो गया? Are you clear in this question or not clear? कि सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पे जाएंगे हाई ऑर्बिट में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले पता करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन गो टू विच ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन गो टू विच ऑर्बिट। ये भी क्वेश्चन आपका जेईई क्वेश्चन है, ईयर 2000 इन ईयर 1999 में था क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशंस। तो जेईई मींस जेईई एडवांस का था, उसमें तो जेईई का नाम एडवांसमेंट नहीं था, आईआईटी का पेपर अलग था उसमें अंडर द नेम जेईई। एनीवे, तो पहले हमें पता करना होता है कि ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोइंग गो टू विच ऑर्बिट फर्स्ट। आफ्टर नोइंग कि इलेक्ट्रॉन कैन गो टू दिस ऑर्बिट फर्स्ट, देन वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल फॉर दोस ऑल पॉसिबल लाइंस व्हिच आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी गैप, वी हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो हमें निकालना क्या हुआ ऐसे क्वेश्चन में, डिफरेंट वेवलेंथ का वैल्यूज, दैट हाउ दिस क्वेश्चन वी कैन अप्रोच और सॉल्व। लिख दिया पूरा? डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ इट इज नॉट सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग डेवलप होगा, ये मान चलो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन करने से ऐसे। देखो एक होता है कि बहुत इजी चीजें पढ़ाते रहेंगे तो आपको अच्छा लग सकता है, यू मे फील गुड, हरी हमसे सब क्वेश्चन हो रहे हैं, बट जो रियलिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम का रियलिटी ये होता है, हमें अपना लेवल को और उठाना है। ऐसे क्वेश्चन करने से आपका डेफिनेटली लेवल उठेगा, भले ही क्वेश्चन ना हो आपसे, बट एटलीस्ट जो थॉट का प्रोसेस है आपका इंप्रूव होगा। तो इसलिए घबराओ मत,
इफ आई गिव सम टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन दे आर जस्ट फॉर योर इंप्रूवमेंट, एटलीस्ट आपको सोचने का दायरा बढ़ेगा कि हाँ क्वेश्चन को सोचना है तो ऐसे सोच सकते हैं। ये तो क्या होता है एकदम क्वेश्चन दूंगा फॉर्मूला बेस, एनर्जी दिया है, लैम्डा दिया है, एनर्जी दिया है H और लैम्डा निकालो, लैम्डा दिया है एनर्जी निकालो। इफ आई डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्वेश्चन सारे आराम से हो एग्जाम में भी। इफ आई गिव इजी क्वेश्चंस यू कैन डू, बट आपका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे फिर कहोगे सर ने क्या पढ़ाया, कुछ एग्जाम नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है एग्जाम के टाइम पे खुश हो जाओगे, सर ने क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन में मिल रहे एग्जाम में, दैट आई कैन अश्योर यू। 90% क्वेश्चंस आप अगर नोट्स ध्यान से कर लोगे यू कैन अप्रोच इजीली इन जेई और नीट। नीट में तो आपका सभी ऑलमोस्ट हो जाते हैं। नीट जेई का मीनिंग हम टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस इवन थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। एडवांस में क्या होता है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं बट लॉजिक होता है क्वेश्चंस में। अगर आप लॉजिक पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता है एडवांस के लिए। और सोचना है तो इस क्वेश्चन में हमने 3 ऑर्बिट लिया सर, अब हमें कैसे पता चला 3 ऑर्बिट? एनर्जी गैप हमारा कितना है एनर्जी फोटोन का, 12.0 और हमारा एनर्जी गैप कितना है ऑर्बिट नंबर 1 और 3 के बीच में। सर 12.0 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, आपको एक ट्रेन से आपको जाना है, मतलब बैठ के दूर जाना है, सपोज आपके पास पैसे का अमाउंट लिमिटेड में है, मतलब लिमिट में है, यू डोंट हैव फुल पॉकेट, तो टिकट आपको लेना है, परचेस करना है, तो यू कैन गो टू विच स्टेशन, जितना पैसा जेब में होगा उसके अकॉर्डिंग यू कैन गो टू द स्टेशन, हायर स्टेशन। वही मान लो जितना एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को उसी के क्या होता है करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन गो टू हायर ऑर्बिट्स। यहाँ पर जो एनर्जी फोटोन का है और जो गैप दिया है एनर्जी का 1 और 3 के बीच में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन कैन गो टू थर्ड ऑर्बिट मैक्सिमम। आर यू क्लियर? हाँ सर, तो मतलब हम ऐसे एक ऑर्बिट करेंगे और जो मैच करें। हाँ वो कर सकते हो। अदरवाइज एक और तरीका होता है कि वो डायरेक्ट लिख के ना 13.6 वाला फॉर्मूला लिख के 1 माइनस NF तो बनी है, NI तो NI निकालो उसमें, बट आई थिंक ये भी इजी तरीका है, सिंपल होता है इसमें। एनीवे ये हमारा टॉपिक खत्म होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं देखो हमारा एक, अगर आपको याद होगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसमें एक ड्रॉबैक था कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज नॉट एक्सप्लेन बट यूजिंग बोहर पोस्टुलेट्स, यूजिंग बोहर पोस्टुलेट फॉर द इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन्ड वेल। आई होप इट इज क्लियर कैसे होता है, क्योंकि जो लाइन स्पेक्ट्रम को हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ एनर्जी रिलेशन सभी कैसे हैं, वी आर यूजिंग हियर बोहर फॉर्मूलाज, वी आर यूजिंग हियर बोहर फॉर्मूला फॉर द लाइन स्पेक्ट्रम। तो बोहर के थ्रू क्या हुआ, फॉर्मूले के थ्रू हमारे जो एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ इसमें कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। फिर क्या होता है एनर्जी चेंज इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज डिसकंटिन्यूअस। फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट के अंदर वो भी फिक्स होता है। ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए बोहर के एटॉमिक मॉडल से। बट फिर भी क्या था कि बोहर मॉडल वाज इवन नॉट परफेक्ट, इसमें भी ड्रॉबैक थे। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग, ये हमारा बोहर मॉडल भी खत्म हो चुका था एंड ऑल्सो वी हैव फिनिश्ड नाउ लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगला हमारा जो आएगा हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं थोड़ा लिख लेंगे इसको, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक क्या आता है इसके अंदर है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन species with the atom or ions having single electron only for them. This model is applicable, not multi electron atom or ions. अगला क्या होता है ड्रॉबैक, in this model the electron is taken only as particle and nothing is told about wave nature of electron। means एक होता है टर्म कि dual nature of electron not explained, dual nature of electron is not explained।
द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर इज नॉट एक्सप्लेन। अगला टॉपिक आता है इस केस में, एक होता है हाइजेनबर्ग्स, ये समझना होगा, ये दोनों टॉपिक आगे आने वाले हैं। द डुअल नेचर बी एक्सप्लेन यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, और ये कहता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये डायरेक्ट टॉपिक और बोहर्स मॉडल। ये क्या होता है समझाएंगे इसको, थोड़ा हेडिंग के लिए वेट करो, इसमें अभी टॉपिक आने वाले हैं, दोनों टॉपिक आएंगे कंज्यूगेटिव। आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन और डज नॉट एक्सप्लेन G-man effect and Stark effect. It does not explain G-man and Stark effect. G-man effect क्या होता है बेसिकली? It is splitting of a single spectral line, single spectral line into many lines or several lines under the on application of magnetic field, then the effect is called as G-man effect. ये क्या होता है definition of G-man effect? What is G-man effect? It is splitting of a single spectral line. जब आपका lines थी ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन था, उसमें लाइंस होती हैं, that line can so splitting into several lines on application of magnetic field, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, Zeeman effect। और एक होता है स्टार इफेक्ट, ये क्या होता है, सेम डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे क्या कर दोगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा सेम डेफिनेशन, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल spectral line into several lines on application of electric field, application of electric field। तो इसको होता है स्टार इफेक्ट। दोनों सेम ही है, डिफरेंस केवल है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। So when we have a single spectral line, it shows splitting into several spectral lines under the effect of electric field, तो नाम होता है स्टार इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड तो नाम होता है इसका जीमैन इफेक्ट। हाँ जी, हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन, बेरिलियम प्लस 2 आयन, लिथियम प्लस 2 आयन, बेरिडियम आयन प्लस 3 आयन, इनको तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एक से, इफ एटम है मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, देन दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल। Only for those atom or ions which have 1 electron, for them this model is applicable.
गॉट इट? लिखा पॉइंट पूरा था? Yes, sir. हमारा नेक्स्ट पार्ट है थ्योरी में। डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन, इट गिव्स और एक्सप्लेन्स डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स और मैटर। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स मे बी इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल्स। डुअल का मीनिंग क्या होता है? डबल, मतलब वेव प्लस पार्टिकल बोथ नेचर, दैट इज डुअल। हमने क्या पढ़ा था अभी तक जो पढ़े थे बोहर मॉडल में? वी हैव टोल्ड नो वेयर के इलेक्ट्रॉन इज वेव, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन वेव लाइक मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए वेव लाइक मैनर। हमने कुछ नहीं कहा था, हमने सिंपली कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, इसका इतना मास होता है, और बस उसी के बारे में हम डिस्कस किए थे। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? दे हैव डबल नेचर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे इसमें, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट डन व्हिच प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन हैव डबल नेचर। ये कॉमन फिनोमेना होता है किसी भी पार्टिकल का, अगर मास बहुत कम होता है एंड इट इज मूविंग एट हाई स्पीड, तो क्या होता है? दे हैव वाइब्रेशंस इन द मोशन। व्हेन यू टेक वेरी लाइट पार्टिकल, कितना है इलेक्ट्रॉन का मास? इतना कम होता है, और स्पीड कितना होता है? अराउंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ नियरली वी कैन टेक अराउंड 1/100 और 200 रेंज एज दैट ऑफ द लाइट। तो इतना स्पीड ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, मूव करता है इतना हाई स्पीड से, और मास इतना कम होता है, तो क्या होता है? दे इम्पार्ट वेव नेचर। वाइब्रेशन होगा इसके मोशन में, वेव दैट वाइब्रेशनल मोशन दैट इम्पार्ट वेव नेचर टू इलेक्ट्रॉन, and by different experiment by different scientists they proved that the electron have double nature, that is one is particle nature and also wave nature। तो अगर इसका डुअल नेचर होता है तो हमें इक्वेशन भी चाहिए डबल नेचर के लिए, तो उसी में हमें आते हैं इक्वेशन आती है डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिस एक्सप्लेन द डबल नेचर और डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स। तो इसमें देखो एक होता है, देखो इक्वेशन का डिराइव कैसे करते हैं। एक होता है देखो पहले पार्टिकल नेचर, फर्स्ट इट इज टेकन वेव नेचर। वेव नेचर में क्या होता है? यू कैन राइट फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी कितना होता है? इज इक्वल टू h न्यू और hc बाय लैम्डा। एनर्जी फॉर फोटोन इज इक्वल टू h न्यू और hc बाय लैम्डा। ये क्या होता है? दिस गिव द वेव नेचर। इक्वेशन 1 मान लो, इट गिव्स द वेव नेचर। इसमें मास तो लिया नहीं किसी का हमने, वेव नेचर मींस लैम्डा है तो वेवलेंथ हो गया, तो ये क्या बताता है? वेवलेंथ, दैट इज वेव नेचर। अब अगला आता है फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। कितना होता है एनर्जी? mc²। if mass will convert to energy, तो by this situation mass will change to energy। ये क्या है? mass means particle का होगा, तो this gives the particle nature। this expression explain the particle nature of the matter। कि mass अगर है तो mass होगा particles का, that particle will when mass will change to energy by this equation it will change। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, when we equate both the equations from equation 1 and 2, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे?
hc by lambda is equal to mc square, or from here we can write lambda will be equal to how much, h upon mc. एक c से c कैंसिल होगा तो लैम्डा कितना आएगा, h अपॉन mc. ये हमारा मान लो इक्वेशन 3 आ गया. अब होता क्या है, रिप्लेसिंग c क्या होता है इसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन अदर पार्टिकल. We get the equation lambda is equal to h upon mv. m into v क्या होता है, मोमेंटम. मास into वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है. तो कैन राइट h upon p. h upon p. तो lambda is equal to h upon mv और h upon p. इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कॉल्ड एज डी ब्रोगली इक्वेशन. डी ब्रोगली में डी स्मॉल है, डी कैपिटल है. आपको सर ऐसा क्यों किया, पहले इसको लिख लो. So this is valid for any particle. यस, एनी पार्टिकल यू कैन अप्लाई. लिख दिया, ओके लिख लो पहले. So h by mass of particle into velocity of particle. हाँ, m मास v वेलोसिटी p मोमेंटम. इस रिलेशन होता है क्या, दिस ऑफ कॉमन टर्म्स है. मास ऑफ पार्टिकल v वेलोसिटी p मोमेंटम. आई होप इट इज नॉट टू यू यार. p सिंबल ऑफ मोमेंटम, v वेलोसिटी लिखा हुआ है. m मास होगा पार्टिकल का, इफ इट टेक इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, या और कोई पार्टिकल तो उसका मास होगा. अभी आपका डाउट ये होगा मन में कि ये हमने c को रिप्लेस क्यों किया v से. why we replace the term c by the velocity of particle v. इसका रीजन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं. रीजन क्या होता है इसका रिप्लेस करने का. देखो होता क्या है, एक होता है फ्रॉम, ये थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट है, फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी. आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है इस थ्योरी से, एक होता है मास ऑफ मूविंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय रिलेशन m0. ये थ्योरी क्या बोलता है कि कोई पार्टिकल अगर मूव करता है किसी स्पेशली हायर स्पीड पे और लोअर मास होगा तो क्या होता है इस केस में, इसका जो मास होता है दैट चेंजेस. यहाँ पे me को क्या बोलते हैं, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. इफ इट इज अदर पार्टिकल तो उसका मास होगा. m0 को बोलते हैं रेस्ट मास, मतलब मास एट रेस्ट. m0 होता है रेस्ट मास और मास एट रेस्ट. और वेलोसिटी और c तो आपका है, वेलोसिटी होगा v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये थ्योरी क्या बोलता है कि व्हेन वी हैव पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड, स्पेशली इन दैट केसेस द मास ऑफ पार्टिकल चेंजेस बाय दिस एक्सप्रेशन. देखो अगर हम इसका एक टर्म लेते हैं, सपोज इफ v एंड c बिकम इक्वल. कोई पार्टिकल दिया है जिसका स्पीड बढ़ रहा है इतना पहुंच करके बराबर होगा c के, तब क्या होगा इस केस में, देन व्हाट कैन बी मास, ये हो जाएगा m0
अपन कितना हो जाएगा 0, देखो ना VC बराबर हो गया तो मतलब ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, रूट तो 0 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर हम ये एज पर दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन्स, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग with the speed of light, if a particle is moving with the speed of light, then what should happen? Then the mass of the particle should be infinite. Then the mass of the particle become infinity, infinite हो जाएगा उस केस में, जो कि possible नहीं होता है, not possible. तो for particle the mass cannot be infinite, और infinity नहीं हो सकता है इसमें, तो mass of the moving particle cannot be infinite. Therefore in this formula we need to replace the velocity of light c by the velocity of particle, क्योंकि अगर आपका c और b बराबर हो जाएंगे then the particle should have mass infinite. For that reason ऐसा हम करते हैं। इसको उतना रखते हैं थ्योरी पार्ट में आज, इसको लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेंगे शाम को। शाम को आज हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, प्लस एक टॉपिक और है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये दोनों खत्म हो जाएंगे आज। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, आपका नेक्स्ट वीक में होगा। आज तो क्लास इवनिंग में है 4:30 से, आपको ऑलरेडी अपनी टाइम टेबल शेयर हुआ है, तो इवनिंग में आपको पढ़ाएंगे क्या आज शाम को, इसी पे थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे इसमें, और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल करेंगे आज। और नेक्स्ट वीक में होपफुली दिस चैप्टर शुड बी ओवर। तो इतना लिख लीजिए इसको। पूरा लिख दिया।